नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल इस देश में आज ही अर्थव्यवस्था डामाडोल नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद 2017 से ध्वस्त करनी शुरू की। नोटबंदी लाए, फिर जीएसटी, फिर कोरोना में आकर किसानों ने अर्थव्यवस्था संभालने का प्रयास किया। तो उन्होंने इस बार किसानों को भी हिल्ले लगाया कि क्या तुम ही क्यों संभालते हो, तुम्हें हम खाद ही नहीं देंगे ताकि तुम भी कुछ मदद कर पाओ। इसके पीछे दो तीन कारण नजर आए हैं। संजय सर तो अपनी बात कहेंगे। पहली बात तो यह, क्या देश में महंगाई लाने के पीछे, किसानी फंसाने के पीछे, नोटबंदी करने के पीछे, जीएसटी लगाने के पीछे कोई अमेरिका का हाथ है? मान लीजिए मोदी जी ने अभी ताजा ही डील की बात कर लें तो विदेश से आयात करने की बात की, तो क्या अन्न, दाल, तिलहन, कपास विदेश से आयात करने के उद्देश्य से खाद कम दी जाएगी किसानों को, या कोई और हो? लेकिन इस आर्थिक महामारी में जब विश्व चपेट में आएगा और भारत विश्व पर निर्भर हो गया, तो फिर आप ये सोचो कि 2008 में जैसे मनमोहन सिंह ने और मंटू सिंह एलूवालिया ने जो देश बचा लिया था, अब ऐसे ना तो कोई मनमोहन है और ना कोई एलूवालिया। यहां तो रुपया गिरे तो बताते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, और आज तो हद कर दी अरविंद पनगड़िया जी ने। उन्होंने कहा रुपया और गिर जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। इस ज्ञान को कहां से ढूंढ ढूंढ के मोदी जी लाए, नमूने कहां से लाए? अब तो हम पाकिस्तान के रुपया के भी हिसाब से गिरने लगे हैं। मीडिया इस सबको फिर भी हरा ही हरा दिखा रहा है। कहते नहीं, सामन में उसकी निगाह चली गई तो उसे चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा था। क्योंकि मोदी जी का जो सूचना आयोग का बजट है वो बहुत बड़ा है, और उस बजट के चक्कर में पूरे चुनाव के वो चैनलों के मालिक फंस गए हैं। तो सबको हरा हरा दिखाना भी मजबूरी है, नहीं दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा। कल हो सकता है इस महंगाई के भी कुछ लोग फायदा गिनाने लगे, तो आप तैयार रहिए उन फायदों को सुनने के लिए। लेकिन हम संजय सर आपको कमजोरियां बताते रहेंगे क्या क्या है। संजय सर, क्या है पूरा मामला? आपने सरकार के विज्ञापन के बजट की बात की तो मुझे याद आया कि कल हिंदुस्तान टाइम्स में, मतलब दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर विज्ञापन था, जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त हो गया है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो गया है, मैंने पहले तो वहां नशा था, उसकी खबर तो छपी नहीं, किसी अखबार ने बताया नहीं, और अब वो नशा मुक्त हो गया है, वो विज्ञापन छपवाकर बताया जा रहा है, पहले पन्ने पर विज्ञापन था। तो ऐसे ही है, मतलब सरकार को जो अपनी बात जब कहनी होती है तो कह देते हैं। वो वहां उनकी कुछ राजनीति होगी, यहाँ कुछ राजनीति होगी, राज्यपाल का कुछ मतलब होगा, पता नहीं क्या था, कुछ तो होगा ही, वरना सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पेज पे विज्ञापन का मतलब नहीं है। या बाकी अखबारों में अंदर होगा तो मुझे देखा नहीं मैंने। पहले पेज पे जम्मू कश्मीर नशा मुक्त, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये दिल्ली में छपने का क्या मतलब है। नशा मुक्ति पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, अभियान चल रहा है, अप्रैल में 100 दिन का प्रोग्राम है, उसका विज्ञापन था। तो ऐसे विज्ञापन छपता रहता है और तमाम विज्ञापन है। तो सर, और जाहिर है अखबार इसी कारण खबर नहीं देते या सच्चाई नहीं बताते हैं, वो अलग कहानी है वो सब। लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, ये सरकार ने स्वीकार कर लिया या स्वीकार करना पड़ा, जिसमें मोदी जी ने कहा कि बचत करिए, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल बचत करने के लिए कारपूल में जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, वगैरह वगैरह। और ये दिलचस्प है कि वो कह करके खुद विदेश चले गए। उससे पहले यहाँ एयर शो भी देखा था। तो सब तो मतलब वो कहते भी हैं और ये दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि नहीं वैसी हालत नहीं है, उतनी बुरी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो और मैंने इस बार तो वो भी किया गया कि इंदिरा गांधी ने कहा था 1967 में, तो अब मोदी जी कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो 1967 में अगर इंदिरा गांधी ने कहा था, मोदी जी 2026 में कह रहे हैं, तो जरूर बड़ी बात है। लेकिन उसको ऐसे दिखाने की कोशिश की, हालांकि वो भी फर्जी खबर थी, फर्जी कथन था, वो कर। तो मैंने एकदम
सिर्फ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और झूठ सच अपनी कहानियां बनाई जा रही है, और ये शुरू से चल रहा है। धीरे धीरे उसको अब जो है सो पुराने मामलों से वो दिखाई देता है कि पहले क्या हुआ था, तो अब लोग बोलने लगे हैं या सोशल मीडिया पे आने लगा है। पहले सोशल मीडिया पे लोग नहीं लिखते थे, डरते थे या परेशान किया जाता था, और परेशान करने के भी कई उदाहरण हैं। मतलब आकार पटेल ने सबसे पहले किताब लिखी थी मोदी बने नोटबंदी के बाद कि मंदिर कितने का पड़ा या मोदी शासन कितने का पड़ा, तो उसके बाद आकार पटेल के खिलाफ कार्रवाई हुई, इनका विदेशी एनजीओ उससे चंदा दान मिलना बंद हो गया। तो सब कुछ किया गया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार पिछले माने 2014 के बाद से इसी कोशिश में रही है कि कैसे लोगों को नियंत्रित किया जाए। तो जो सरकारी नौकरी में है वो नियंत्रित है, जो भारत में रहता है वो तमाम तरीके से ईडी सीबीआई से नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन जो विदेशी चंदे से, विदेशी दान से, विदेशी नौकरी से, विदेशी व्यवसाय से पैसे कमा रहा था, उसको नियंत्रित करना सरकार के लिए मुश्किल था। ईडी सीबीआई जरूर है, लेकिन सबके खिलाफ ईडी सीबीआई नहीं लगाई जा सकती। तो उनका विदेशी धंधा बंद किया गया, और उसमें सबसे दिलचस्प रहा कि जिनको विदेश से चंदा दान मिलता था उनका भी नियम इतने सख्त कर दिए गए या उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई कि उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, और तमाम एनजीओ बंद हो गए, सैकड़ों, और शेल कंपनियों के नाम पर लाखों शेल कंपनियां बंद हुई, जो सब जाहिर है पैसे दे रहे थे, पैसे कमा रहे थे, खर्च कर रहे थे, लेकिन सरकार के अपने कारण से। और मुख्य रूप से यही दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति इस ढंग से या ऐसा न कमाए कि सरकार उसे नियंत्रित न कर सके, या अब वो सरकार के खिलाफ बोलने लायक रहे। तो जो लोग भी अपना पैसा कमा करके अगर सरकार के खिलाफ बोलने का समय निकाल पाते थे, तो उनको केस मुकदमों में फंसा दिया गया, ताकि वो, या फिर अपने बिजनेस में इस तरह से फंसा दिया गया कि वो सरकार का विरोध नहीं कर पाए या बिजनेस ही खराब हो गए। कई उदाहरण है, एक तो आज ही का था, उस पर आता हूँ। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी नोटबंदी से ही। सबसे पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी, और तभी कहा गया था कि वो देश के लिए बहुत नुकसानदेह है, अर्थव्यवस्था के लिए खराब होगा, वगैरह वगैरह। मोदी जी ने उससे कहा नहीं, और जाहिर है उसका असर दिखाई पड़ता रहा। लेकिन सरकार ने उससे निपटने के लिए उस स्तर पे कुछ किया हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं था, हुआ ही नहीं, कोई उदाहरण भी नहीं है। मतलब जो सरकार ने किया कि कौशल विकास और पता नहीं क्या क्या, उससे वो इसके टक्कर का नहीं था, या जो नुकसान हुआ, जिस लेवल पे नुकसान हुआ, उस लेवल पे भरपाई नहीं हुई। और दूसरे, सरकार ने व्यवसाय करना तो छोड़िए, बैंक में खाता खोलना इतना मुश्किल कर दिया कि बैंक में खाता खोलने के लिए आपको पैन नंबर होना जरूरी है, और इस तरह से जब खाता ही नहीं खुलेगा तो व्यवसाय क्या होगा। और व्यवसाय के लिए पहले ही नियम बहुत मुश्किल थे, अब और मुश्किल कर दिए गए हैं। तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, एनजीओ नहीं चला सकते, विदेशी चंदा नहीं ले सकते, और ये सब जब होगा तो देश में पैसे कहाँ से आएंगे। तो जाहिर है पैसे नहीं है तो माफ कीजिए, पैसे नहीं है। अगर एक एनजीओ चलता है तो उसमें 10, 20, 50, 100 लोग नौकरी कर सकते थे, तो पैसे ही नहीं है, एनजीओ ही बंद है, तो जाहिर है कि वो नौकरियां गई तो बाजार में पैसे नहीं है। तो इस तरह से छोटा छोटा करके सेल कंपनियां हैं। अगर सेल कंपनियों में ठीक है, सेल कंपनी को आप फर्जी कहते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कंपनी है, ब्रांड है, ऑफिस है, तो एक चौकीदार होगा, एक बैंक खाता होगा। तो आपने उसको भी बंद कर दिया, लाखों की संख्या में बंद किया, तो जाहिर है कि उसका भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से तमाम नुकसान हुए हैं। और विदेशी चंदा जो मुफ्त में आ जा रहा था, लगभग मुफ्त में था, मुफ्त का होता था, उससे कई लोगों को नौकरी मिलती थी, काम मिलती थी, और जनता की सेवा होती थी तरह तरह से। वो सब कुछ बंद हो गया है, और पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, तो जाहिर है कि उसका अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर की बात अलग होती है। अगर 10, 12, 15 साल वही चलेगा, और दूसरा उसका विकल्प नहीं होगा। जैसे एनजीओ बंद हुए, कुछ नए कारखाने खुल जाते, कुछ नया व्यवसाय शुरू हो जाता, तो ठीक था। तो वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए व्यवसाय बंद हुए हैं। और उसकी जो ये हुई, जो बड़ा मामला हुआ, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय दिखाई दिया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, तो उसमें बहुत साफ साफ था कि सरकार दबाकर लोगों को जबरदस्ती डराकर धमकाकर भी चंदा और दान लिया। तो अगर चंदा दान डरा धमका कर लिया, जिसकी जांच नहीं हुई और पता ही नहीं चला कि किसको किसको डराकर धमकाए, तो लेकिन संदेश तो जा चुका था व्यवसाय में, उद्योग में,
कि सरकार डराकर धमकाकर पैसे देती है, तो वो उसका असर हुआ कि लोगों ने व्यवसाय करना कम कर दिया, व्यवसाय बंद हुए, और तमाम उदाहरण है। जो बंद हुए तो वहां नौकरियां गई, लोगों ने अपना बढ़ाया नहीं तो नए शुरू नहीं हुए, और विदेशी निवेश तो कम हुआ ही, कम होते होते कहा जा रहा है कि लगभग विदेशी निवेश जो था वो सब वापस चला गया है। तो विदेशी निवेश नहीं है तो पैसा आएगा कहां से, और वो दिखाई तो देगा ही। इसके अलावा महंगाई और डॉलर की कीमत का जो कारण है कि अमेरिका जिससे कहेगा उससे तेल खरीदना है, आपको हमें पहले जहां से मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, उसको छोड़ करके महंगा खरीदना है, अमेरिका के कहने पे खरीदना है, तो जाहिर है कि उस सब का भी असर हुआ है, उससे महंगाई पे भी असर हुआ है। और मोदी जी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने पर जो शोर मचाते थे वो सब अब नहीं कर रहे हैं, और लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। उससे भी नुकसान है। हालांकि निर्यातकों को उससे फायदा है कि आपने जो 100 रुपए का सामान भेजा था उसका अगर डॉलर में कीमत मिलेगा, तो $100 का सामान भेजा था तो अगर $100 मिला तो पहले वो 60 रुपए का 600 रुपए का होता था, अब वो 900 रुपए का हो गया, 1000 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरह से फायदा है, तो ये फायदा गिनाया दिखाया जा रहा है। लेकिन उसका नुकसान जो दूसरा है वो निर्यात में फायदा है तो आयात में नुकसान होगा, और वो सब हो रहा है। आयात ज्यादा है, निर्यात हमारा कम है, और निर्यात बढ़ाने की कोशिशें नहीं हुई हैं, स्वदेशी पे जोर दिया जा रहा है। और जाहिर है अभी का समय स्वदेशी का नहीं है, स्वदेशी से काम नहीं चलेगा, और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए था। स्वदेशी से अगर निर्यात की जाती, उसके लिए कुछ काम किया गया होता तो उसका फायदा होता, तो वो सब नहीं हुआ है। और स्वदेशी का अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ जैसी बातों से हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर हुआ है, और जाहिर है कि सरकार इस मामले में कामयाब रही है कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है, वो अखबारों में नहीं छपा, चर्चा में नहीं रहा। अब जब बहुत ही खराब हो गई है हालत और सरकार को स्वीकार करना पड़ा है, और हालत इतनी खराब हो गई कि पेट्रोल की कीमत 2 बार बढ़ानी पड़ी 1 हफ्ते में। और भले कहा यह जा रहा है कि वो सब युद्ध के कारण है, लेकिन सरकार ने जब पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम थी तो सरकार ने यहाँ कीमत कम नहीं की, और ज्यादा पैसे लिए, और सब जमा हुआ है या जमा हुआ होगा। उसके बदले अगर अभी नहीं बढ़ाती तो काम चल सकता था, लेकिन सरकार को बढ़ाना पड़ रहा है। तो इससे भी पता चल रहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, या कम है, या उसकी जरूरत है। और जाहिर है नौकरियां नहीं है लोगों के पास, 80 करोड़ लोगों को तो सरकार ही मुफ्त राशन दे रही है, और वो अभी चलेगा, उसको रोकने का या उन लोगों का कुछ करने का कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो वो सब तो चल ही रहा है। और जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, और विरोधी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को, या जो भी विरोध कर सकता है उसके व्यवसाय धंधे को रोकने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। उसमें दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाना, या आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जाना, उसमें जो व्यवसायी फंसे थे, उस सब का भी असर हुआ है कि लोगों को ये डर हो गया है कि ये सरकार काम करने नहीं देगी, पैसे कमाने नहीं देगी, तो इसलिए लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, पैसे कमा नहीं रहे हैं। या तो लोगों को सरकार रोक दे रही है, या लोग खुद ही डर करके काम नहीं कर रहे हैं, पैसे कमा नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसमें एक उदाहरण कई हैं, मैंने एक दिल्ली का यही है, आबकारी मामला है। किसी सरकार को, किसी मुख्यमंत्री को सरकारी काम करने के लिए रोका गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, ये पहला उदाहरण है, और जो इस बार खुद चल रहा है। और केजरीवाल का मामला तो चल ही रहा था, अभी पंजाब के एक मंत्री को के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ गिरफ्तार हैं। उसमें मामला यह है कि उन्होंने निर्यात किया, और कहा यह जा रहा है कि जो फोन निर्यात किया था वो नकली था, या फोन ही नहीं भेजा गया, सिर्फ बिल भेजा गया और पैसे आ गए, और वो पैसे इधर यहीं से गए थे और उधर से आ गए। ठीक है, सब हुआ होगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन वो तो रुपया डॉलर बना, और उसमें सरकार को टैक्स भी मिला, तो सरकार को कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? ठीक है कि वो अपराध था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध को ये मिलेगा, केस बनाया गया, तो वैसा मामला तो नहीं था। और अगर था भी तो जब साबित हो जाता
तब मंत्री को गिरफ्तार किया जाता, तो साबित हो जाता, तमाम सबूत पर्याप्त सबूत हो जाते, तब मंत्री को गिरफ्तार किया जाता। तो वो सब नहीं करके मंत्री को गिरफ्तार पहले किया गया, और मामला जो बनाया जा रहा है वो यही है कि उन्होंने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, जो उतना बड़ा अपराध नहीं है सरकार के लिए। सरकार को डॉलर चाहिए ही, तो उन्होंने डॉलर ही बनाया, रुपए को कन्वर्ट करके डॉलर बनाया, और जो टैक्स वैक्स लगना था वो सब दिया है। तो इस लिहाज से अगर वो अपराध है भी और कार्रवाई करनी ही है तो सबूत मिल जाता पर्याप्त, तो कार्रवाई करते। लेकिन कार्रवाई करने के लिए या सबूत जुटाने के लिए एक मंत्री को गिरफ्तार किया जाना साफ बताता है कि आप एक तो विपक्षी नेताओं को नहीं काम करने दे रहे हैं, और दूसरे तो उसका व्यवसाय, जो भी व्यवसाय कर रहा है, और सरकार अगर उससे नाराज हो जाए या सरकार उससे खुश ना हो तो उसको पकड़कर बंद किया जा सकता है। ये अरविंद केजरीवाल के मामले में तो था ही, अभी आम आदमी पार्टी के जो संजीव अरोड़ा के मामले में हुआ, और फिर आज खबर थी कि एक आम आदमी पार्टी के एक और व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ भी ईडी का मामला है। तो और उसमें वो ईडी के मामले जो साबित होते हैं या जो सजा होती है, उससे हम लोग जानते हैं कि वो भी बहुत कम हो रहा है, सजा नहीं मिलती है, और लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है। और वैसे ही मामलों में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री तक को जेल में रहना पड़ा, और जिसके मामले में अरविंद केजरीवाल ने बताया कैसे कि कैसे उनको फंसाया गया और कैसे उनको जबरन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रही। अभी हाल में मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, एनजी को लेके जैन जी को लेके बड़ी चर्चा है, और जैन जी बेहद नाराज है। तो जैन जी सिस्टम से नाराज है कि सरकार से नाराज है, और इसका असली गुनहगार कौन है, मोदी या कोई और? इस पूरी अर्थव्यवस्था का, इस सिस्टम का असली गुनहगार तो कोई होगा नहीं। तो असली गुनहगार कौन? मोदी अकेले हैं, क्योंकि सब अकेले अगर मोदी करते हैं, मोदी जी ही तय करते हैं कि कौन मंत्री होगा, कौन मंत्री क्या काम करेगा, किस मामले का, जैसे आपने कहा था कि किस मामले का मंत्रालय का मामला है और कौन मंत्री प्रेस ब्रीफिंग करेगा, ये भी मोदी जी करते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभी नीट का मामला, क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला है, तो धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। हरदीप पुरी के मामले में दिखाई दे रहा है कि वो रिटायर होने के बाद एप्स्टीन से मिलते रहे, और एप्स्टीन से मिलने के बाद या मिलने के एवज में या उन्हीं दिनों उनको मंत्री बनाया गया था, जबकि वो आरएसएस या बीजेपी के नहीं है, सरकारी नौकरी में थे। आरएसएस बीजेपी के हो भी तो सरकारी नौकरी में थे, और रिटायर होने के तुरंत बाद उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। चुनाव नहीं जीते तब भी, तो जाहिर है कि वहां कुछ गड़बड़ लगता है, तो इस्तीफा उनका भी नहीं हुआ है। और ये जो नीट का मामला है कि नीट में 2024 में पेपर लीक हुआ था, तब परीक्षा रद्द नहीं हुई। 25 में बीजेपी के नेताओं के 5 करीबियों को हुआ, सार्वजनिक है, तब भी गड़बड़ हुई ही होगी, भले वो सार्वजनिक नहीं रहा या चर्चा में नहीं आया। और 26 में लीक होते ही ऐसा लीक हुआ कि उसको रद्द कर दिया गया। कल अखबारों में खबर छपी थी कि एनटीए के प्रमुख ने कहा है कि हमारे यहाँ से लीक नहीं हुआ है। तो अगर परीक्षा प्रश्न पत्र आप बनाते हैं, परीक्षा आप आयोजित करते हैं, और प्रश्न पत्र आपके यहाँ से लीक नहीं हुआ, तो कहाँ से लीक हुआ? जाहिर है कि प्रश्न पत्र आप दूसरी जगह दे देते हैं, या दूसरी जगह दूसरों के पास भी होता है जहां से लीक हो सकता है, या दूसरों को भी प्रश्न मालूम होता है, तो जिम्मेदार तो आप ही हैं, लेकिन वो उसको नहीं मान रहे। और जाहिर है नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए नहीं मान रहे हैं कि पहले वाले एनटीए चीफ को के खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय उनको इनाम मिला था। तो अगर अभी भी वो नहीं मान रहे हैं तो जाहिर है कि कैसे चल रहा है। तो इसलिए जेन जी अगर नाराज है तो इन सब चीजों से नाराज है। अब नीट जैसी परीक्षा, और सिर्फ नीट के पेपर लीक नहीं हुए, बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तो सरकारी व्यवस्था प्रशासन के नाम पर क्या चल रहा है देश में वो दिखाई दे रहा है, और उससे नाराज होना स्वाभाविक है। तो वो सब तो अपनी जगह ही है, लेकिन वो क्या इग्नाइट करना, या जो कहते हैं कि तेल छिड़का हुआ था, जो राहुल गांधी कहते थे कि सिर्फ चिंगारी की जरूरत है, वो चिंगारी मुख्य न्यायाधीश की बातों से लगी, या मुख्य न्यायाधीश ने जो कॉकरोच कहा उससे मामला बिगड़ा या भड़का, जो अभी तक चल रहा है और लगता है कि काफी तेजी से फैल रहा है। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि सरकारी व्यवस्था या प्रधानमंत्री की कार्यशैली या जो उनका प्रशासन है उससे नाराजगी है, और इसीलिए लोग इस ढंग से कर रहे हैं। और उस नाराजगी का कारण
जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें बीजेपी के लोग नहीं होते हैं, तमाम विपक्षी लोग होते हैं। जैसे मैं अभी वही बता रहा था कि एक व्यवसायी अहमद बुहारी है तमिलनाडु में, उनका 1200 मेगावाट का थर्मल प्लांट है। 4 मार्च 2022 को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो कोर्ट वोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और वो अपने आप को निर्दोष कहते रहे, लेकिन और उनको फंसाया गया और अब उनको ये साबित, उनके खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हुआ और वे अब आरोपों से पूरी तरह बरी हो गए हैं। लेकिन इस बीच जेल में रहने के कारण उनका व्यवसाय चौपट हो गया और चौपट इस तरह से हुआ कि वो अंततः अदानी जी के कब्जे में चला गया। तो ऐसा कई व्यवसाय के साथ हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है, प्रणय राय के साथ भी हुआ है, एनडीटीवी के साथ भी हुआ है। तो इसमें कुछ छिपा हुआ तो है नहीं, सब सार्वजनिक है और ये सिस्टम बन गया है कि पहले किसी अच्छे व्यवसाय को, उसके खिलाफ जांच वांच का मामला शुरू किया जाए, उसको फंसाया जाए या किसी भी तरह से उसको अदानी के लिए सौंप दिया जाए और जाहिर है ऐसे कई मामले हुए हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो सर्वोच्च स्तर पे हो रहा है, बीच में कहीं किसी से होता तो जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई वारवाई होती, लेकिन चूंकि कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए माना जाना चाहिए कि वो सर्वोच्च स्तर पे हो रहा है, प्रधानमंत्री के स्तर पे हो रहा है। और ऐसे तमाम मामले हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, लोगों का धंधा व्यवसाय चौपट हुआ है, लोगों की कार्य क्षमता खराब हुई है और लोग बदनाम हुए हैं जो देश के लिए काम कर सकते थे, नौकरी दे सकते थे, टैक्स दे सकते थे, उन लोगों को परेशान किया गया है। और जिन लोगों को संरक्षण मिला है वो क्या कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वो अपनी जगह है, वो भी साबित हो रहा है। तो अब सब मामला लगभग खुलकर सामने आ गया है और पुराने उदाहरणों से पुष्टि करने की जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि कई बार एक ही चीज हो रहा है, एक ही तरह से काम हो रहा है। तो इस तरह के मामलों से सरकार की पोल खुलती जा रही है। जैसे एक एएनआई प्रधानमंत्री का वीडियो हमेशा जो जारी करता है वो म्यूट होता था, तो उससे लगता था कि प्रधानमंत्री बड़े लोकप्रिय हैं विदेश में और बहुत उनका सम्मान होता है वगैरह वगैरह। लेकिन मेलोनी से मिलने के बाद एक वीडियो एएनआई ने जारी किया जिसमें ये नहीं बताया गया कि वो क्या बोल रहे हैं, और जाहिर है जो म्यूट था तो ये नहीं पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है। लेकिन मेलोनी ने जो उसको वीडियो जारी किया है वो म्यूट नहीं है, तो उससे देखा गया या उसमें दिखाई दे रहा है कि वो दिखा रही हैं कि वो चर्च है 1 2 3 4 गिन रही हैं और अचानक मोदी जी हंसने लगते हैं, जो हंसने का कोई कारण नहीं है या वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके हंसने से ये लग रहा है कि वो हंसकर ये दिखाना चाहते हैं या वीडियो के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि उनके बड़े सामान्य अच्छे प्रगाढ़ संबंध हैं और वो बहुत मजाकिया अंदाज में या बहुत सहज भाव से बातचीत करते हैं, जबकि हंसने का कारण कम से कम उस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है। म्यूट होता और बातचीत नहीं सुनाई देती तो लगता कि मोदी जी बहुत प्रभावशाली हैं और मेलोनी उनको बहुत गंभीरता से ले रही हैं, लेकिन या बहुत गंभीर बातचीत हो रही है। लेकिन उसका वीडियो का की आवाज होने से या दो अलग अलग आने से, एक में म्यूट होने से दूसरे में आवाज आने से जो पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि मोदी जी जो दिखावा करते हैं असल में उतने गंभीर नहीं है, या जो दिखाते हैं कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, उनको पुरस्कार मिल रहा है, सम्मान हो रहा है, तो बहुत महान आत्मा है, वैसा कुछ है नहीं। या उनका जो हंसने की बात आती है, जो कहा जाता है कि बार बार वो ऐसे हंसते हैं जिससे लगता है कि वो बहुत मित्रवत है सबसे, वैसा असल में नहीं है, वो एक वीडियो से भी जारी हुआ। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि काफी समय तक सत्ता में रहने का ये असर है या काफी गलतियां होने का असर है कि अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। उसमें अर्थव्यवस्था की खराब हालत भी है और रुपए का वैल्यू गिरना अगर पहले खराब था तो अब भी खराब होना चाहिए, लेकिन उसको बचाव के लिए जो कहा जा रहा है वो अपनी जगह है। उसी तरह से अगर इन्होंने कहा कि सोना नहीं खरीदना है तो ये 2026 में कहा, तो इसकी तुलना 1967 में क्या कहा गया था उससे नहीं की जा सकती है, लेकिन की जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि सरकार कितनी कमजोर स्थिति में है और क्या हालत है। मैंने बचाव करने के लिए भी जो ये पेशेवर तरीका होना चाहिए वो सब नहीं है, या वो सब दिखाई नहीं दे रहा है, या वो सब चूक गया है। तो इससे लग रहा है कि सरकार की हालत
कितनी खराब हो गई है या देश की हालत कितनी खराब है। चलिए सर, बिल्कुल आपने बहुत कुछ बताया। दर्शक समझें और विचार करें और फिर देखें कौन है जिम्मेदार, कौन है इसका असली गुनहगार। जब तक ये समझोगे नहीं तब तक तय नहीं कर पाओगे कि हम क्या बोले। तो सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।